सो कितने होमवर्क में 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, हाँ दोनों फीफो से ही करने थे। थर्ड क्वेश्चन, हाँ प्रैक्टिस असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 3। बैलेंस ब्रॉट डाउन है क्या? हाउ मच? 1,20,000, कॉस्ट 1 लाख। हाँ, साल के शुरू में एक्रूड इंटरेस्ट 2,700। उसके बाद मार्च 1 टू बैंक इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट 19,600। इंटरेस्ट की डेट बाय बैंक, हाँ इंटरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट जुलाई 1 बाय बैंक 50 1125। प्रॉफिट 833। जुलाई के बाद सितंबर इंटरेस्ट, हाँ अक्टूबर 1 परचेज, इंटरेस्ट नील 700। नवंबर 1 सेल इंटरेस्ट, प्रॉफिट या लॉस कितना? 2,200 रुपीज़। अच्छा 225 है और ये 200 है बराबर। हाँ फिर दिसंबर अक्रूड इंटरेस्ट 1688 और बैलेंस कैरेट डाउन 633 और ये इंटरेस्ट इनकम बिल में 99। मिल गया आंसर? एनीवन हैविंग एनी अदर आंसर? किसी को कोई डाउट्स? कितने लोगों ने नहीं किया है? सबने किया है और सबके सेम आंसर आ रहा है। मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी क्वेश्चन में सबके एक आंसर आए तो फिर वो एग्ज़ाम के लायक नहीं रहा। हाँ चलिए फोर्थ क्वेश्चन, प्रैक्टिस असाइनमेंट फोर्थ। ओपनिंग बैलेंस आई नहीं। 1 अप्रैल देयर इज अ परचेज 2 लाख रुपीज़। हाँ इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट 1 लाख। हाँ इसको पढ़ने का तरीका वापस बता देता हूँ, वैसे बताया हुआ था। 1 अप्रैल परचेज ₹2 लाख 9% गवर्नमेंट लोन, मतलब 2 लाख क्या है फेस वैल्यू, क्या खरीदा है 9% वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी एट 190 हमारी क्या हो गई कॉस्ट। ओके और क्वेश्चन ने कह दिया 3 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रू हो चुका था, इसका मतलब इंटरेस्ट की डेट दिसंबर वाली होगी, तभी 1 अप्रैल तक 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रू हुआ। हाँ 31 मई को और ख़रीदा है तो मई 31 टू बैंक कितना 80,000। इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट 73। हाँ अब आपका यहाँ लिखा है 95 नेट और फिर कम इंटरेस्ट और लिख दिया। ये नेट क्या होता है? तो देखो भाई नेट का मतलब हुआ कि खरीदने का जो भी खर्चा वर्चा लगा है वो भी सब इसमें क्या है एडजस्टेड है, पर रेट कौन सी है कम इंटरेस्ट, तो ब्याज तो माइनस करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट 1 जून को सेल है और ब्याज तो उसके बाद ही है,
जून 1 बाई बैंक कितना सेल किया है? 60,000। इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट 56,400। लॉस हुआ प्रॉफिट? लॉस। अच्छा, फीफो है तो इसी में से बेचना है, ठीक है। नेक्स्ट, नवंबर में देयर इज़ अ सेल, बट उससे पहले जून 30 बाई बैंक, हाँ जी। देन नवंबर 1 क्या था? सेल था, परचेज था? अच्छा सॉरी, सेल है। नवंबर 30 है ना? 30 सेल कितना? इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, लॉस, ठीक है। आफ्टर दैट 1 December there is a purchase, so December 1 to bank, इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट। उसके बाद 1 मार्च को सेल है, बट उससे पहले December 31 बाई बैंक, इंटरेस्ट 85, हाँ। फिर March 1 सेल, इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट 9,000। प्रॉफिट लॉस ज़ीरो हो गया फिर तो, 95 रुपीज़ वाला ही था। अच्छा, फीफो है, 2 लाख का था, पहले 60,000 बेचा, अभी भी बचा हुआ इस पे 40 और बेच दिया, अभी भी 1 लाख, और 10 भी इसी में से, मतलब वो सेकंड वाले का तो नंबर ही नहीं आ रहा है। हाँ, फिर 31 मार्च की मार्केट प्राइस दी है, बट उससे पहले March 31 अक्रूड इंटरेस्ट 4050। हाँ, फिर वैल्यूएशन देखना पड़ेगा। हाँ, बैलेंसिंग फिगर आपके कॉस्ट कितनी आ रही है, और मार्केट वैल्यू 172,800, तो वैल्यूएशन कॉस्ट पे ही करना पड़ेगा 168,500। हाँ, फेस वैल्यू 180, कोई लॉस नहीं है। हाँ जी। अच्छा, किसी को ये कोई सेंटेंस में डाउट है क्या? फीफो मेथड शैल बी फॉलोड, बैलेंस ऑफ लोन हेल्ड बाय द कंपनी शैल बी वैल्यूड एट टोटल एवरेज कॉस्ट और मार्केट प्राइस। कौन सा सेकेंड लाइन? अबव डेट का मतलब 1 अप्रैल को जिस दिन खरीदा 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रू हो चुका था। नहीं, खरीदा तो एक्रूड इंटरेस्ट पे किया ना। बोलो जी। नहीं, एक मिनट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमारा क्या हो गया? ग्रुप का हेडिंग हुआ, ऐसे समझ लो। रजिस्टर का जो है ना भाई, हेडिंग अकाउंट्स का रजिस्टर है, उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 है। तो वैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमारा क्या हो गया? मेन लेजर का ग्रुप का हेडिंग हुआ, और उसके अंदर इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। वो चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट नॉमेनक्लेचर ऐसे ही चलता है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उसके अंदर जैसे डेटर्स अकाउंट, उसके अंदर मिस्टर एक्स का अकाउंट, फिर नीचे वाई का अकाउंट, फिर जेड का अकाउंट। हाँ, स्क्रिप्ट में 9% गवर्नमेंट लोन। हाँ, कोई डाउट्स किसी को? हाँ, मैंने आपसे पूछा था वो लास्ट सेंटेंस में, किसी को कोई डाउट है क्या? बैलेंस इन्वेस्टमेंट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मतलब वहाँ फीफो नहीं होना चाहिए, एवरेज कहाँ से आ गया? या आपको तो नहीं आया? अब आया शुरू, मैंने बोला जब कुछ। देखिए, वेदर आई एम फॉलोइंग फीफो और वेटेड एवरेज और लीफो, वॉट इट मे बी, ओके। ईयर एंड में जब वैल्यूएशन का टाइम आता है, अब आप कहेंगे फीफो से ख़रीदा हुआ है हमने, तो मैं ये भी कह सकता हूँ ये जो 1,80,000 का मेरे पास डिबेंचर या बॉन्ड जो भी बचा है ना, उसमें क्या क्या है? 90,000 तो सबसे पुराने वाले फेस वैल्यू, 80,000 भाई ये 2 लाख के थे ना, इस 2 लाख में से 60, 40 एंड 10, 1,10,000 बिक गया, तो मतलब जो मेरा फर्स्ट परचेज 1 अप्रैल वाला था उसमें से 90,000 का बचा है।
फिर मई 31 वाले 80,000 बचे हैं, दिसंबर 1 वाले 10,000 बचे हैं। ये सब की फेस वैल्यूज़ हैं। अच्छा, इनकी इंडिविजुअल कॉस्ट भी है मेरे पास। हाँ, वो अलग बात है कि हमारी टोटल कितनी आई 168,500, पर इंडिविजुअली भी तो निकाल ही सकता हूँ। 80,000 वाले की कॉस्ट कितनी है 73, 10,000 वाले की कॉस्ट कितनी है 10,000, और 90 की निकाल लो आप खुद ही। भाई 2 लाख की कॉस्ट 190 थी, तो 90,000 वाले की कितनी हुई 85,500। अब आप कहेंगे इसका वैल्यूएशन मार्केट वैल्यू। हाँ, अब मार्केट वैल्यू क्या रेट दिए भाई? नहीं, मार्केट वैल्यू रेट क्या दिए 96 रुपीज़ है। तो मार्केट वैल्यू एट द रेट 96, अगर मैं सबका अलग अलग चेक करूँ, हाँ, इस 90,000 वाले की वैल्यू कितनी आएगी 96 पर 86,400, 80 वाले की, और इसकी। हाँ, अब मुझे वैल्यूएशन के लिए कंपैरिजन कैसे करना है, टोटल बेसिस पे या इंडिविजुअल? ये अंबर, ये अलग, ये अलग। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, अदरवाइज एएस क्या बोलता है? इंडिविजुअल नहीं बोलता है। ये की कैटेगरी है। पढ़ो पढ़ो भाई, क्या था उसमें अपने पास नोट्स में है ना, वो कंपैरिजन कुछ आपने अपने हाथों से भी लिखा होगा। हाँ, कंपैरिजन इज टू बी डन ऑन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट बेसिस, एएस परमिट्स, कैटेगरी वाइज भी हो सकता है। तो मान लो अब यहाँ पे मैं कहूँ अपने तो एएस परमिट ज़रूर करता है, पर करना तो इंडिविजुअली है। अब मुझे क्या करना चाहिए, अलग अलग या ये? अच्छा, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट बेसिस का मतलब क्या होता है कि डिबेंचर एक्स के हैं, फिर वाई के हैं, फिर जेड के हैं, वो सब इंडिविजुअल हैं। एक्स के डिबेंचर मैंने 3 बार खरीदे हो तो उतना इंडिविजुअल नहीं होता है, वो मैंने उस दिन भी कहा था। तो ये तो एक ही बॉन्ड है, तो ये कंपैरिजन का बेसिस कभी हो ही नहीं सकता। इट विल ऑलवेज बी टोटल। हाँ, तो अब जब मैं समझिए ईयर एंड में जो मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट है उसकी ये कॉस्ट, हाँ, 1,80,000 की कॉस्ट 168,500, ये क्या हुई, एवरेज ही तो हुई भाई, एवरेज कॉस्ट हो गई। इंडिविजुअल नहीं देख रहा हूँ मैं, एवरेज, और इसको मैं कैसे कंपेयर कर रहा हूँ मार्केट प्राइस से। तो वो ये जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ना, ईयर एंड के इन्वेस्टमेंट्स के एवरेज कॉस्ट को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करो, वो नहीं भी कहता तो भी यही करना होता है, और ये रूल तो है ही नहीं। हाँ, अगर यहाँ पे ये होता कि एक्स के डिबेंचर हैं, ये वाई के हैं, ये जेड के हैं, तो मैं क्या करता, अलग अलग। ठीक है, एक ही कंपनी के 4 बार खरीदे हैं, 3 बार खरीदे हैं और वो स्टॉक में पड़े हैं, वो कभी भी अलग अलग वैल्यूएशन नहीं हो सकता, वो हमेशा ओवरऑल बेसिस पे ही होगा। इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट का मतलब है अलग अलग कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स। एक ही कंपनी के 4 बार खरीदे हैं, वो हमेशा ओवरऑल बेसिस पे ही होगा। ठीक है, चलिए अब, हाँ, और कोई डाउट्स किसी को? क्लास असाइनमेंट क्वेश्चन 3। आ जाइए, देखिए 3rd क्वेश्चन। हाँ, इस 3rd क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। हाँ, अभी तक के जो क्वेश्चंस किए हैं, हाँ, अब सबके दिमाग में फ्लो ऑफ सॉल्यूशन फिट हो गया है। ठीक है, वर्किंग नोट, फिर पोस्टिंग, फिर वर्किंग नोट, फिर पोस्टिंग। ठीक है, हाँ, 3rd क्वेश्चन,
Bharat Finance Limited purchased on 1st May 22 13.5% convertible debentures in Glance Limited। हाँ, ये भारत फाइनेंस तो इन्वेस्टर हो गया और किसके डिबेंचर खरीदे हैं भाई? ग्लैंस लिमिटेड के। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 13.5%। पर इनके लिए लिखा है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। हाँ, ये क्या होते हैं भाई? कन्वर्टिबल डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। शेयर्स में ही हो सकते हैं या दूसरे डिबेंचर में या बॉन्ड में या प्रेफरेंस शेयर में, किसी में भी हो सकते हैं, है जी? शेयर्स में ही कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके, तो देखिए क्वाइट पॉसिबल आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। ठीक है, तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वर्सेस नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। डिबेंचर इज़ अ डेट, लोन, ओके, जो कंपनी ने लिया है जिस पे फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना है और ड्यू डेट के दिन रिडम्पशन भी करना है। अब कुछ कंपनीज कन्वर्टिबल डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है जिसमें रिडम्पशन के दिन कैश पेमेंट नहीं करके काइंड में पेमेंट हो जाएगा। काइंड का मतलब उन डिबेंचर्स के बदले में कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स दे देगी या प्रेफरेंस शेयर दे सकती है या इवन उसके बदले में नए डिबेंचर्स भी दे सकती है। सब छूट है, कोई मना नहीं है। हाँ, प्राइमा फेसी हम यही समझते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का मतलब उसके बदले में इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे। ओके, अब दोनों एस्पेक्ट डिस्कस कर लेते हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप लोगों ने 11-12 में कंपनी की बुक्स में तो अकाउंटिंग कर रखी है। सपोज कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए, कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग क्या होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। सपोज कंपनी ने 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए। हाँ, 1 लाख रुपए का मतलब मैं ये कह देता हूँ 1000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार, तभी 1 लाख रुपए आया। अब ये डिबेंचर्स बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आ जाएंगे, लाइबिलिटी है। सपोज 3-4 साल बाद, अच्छा कंपनी इस पे ब्याज देती रहेगी, वो सब चलता रहेगा। अब कंपनी ने 3 साल बाद इन डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो बताइए इसकी अकाउंटिंग एंट्री कंपनी की बुक्स में क्या होनी चाहिए? अब बैलेंस शीट में से देखिए, अगर डिबेंचर्स को रिडीम करें, कंपनी की बुक्स पूछ रहा हूँ मैं, हाँ, मैं इन्वेस्टर की बुक्स नहीं पूछ रहा हूँ, समझ रही? चैप्टर एक बार के लिए अपन छोड़ देते हैं, 11-12 में जा रहे हैं अपन, जहाँ आपने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स किया। अब मान लीजिए एक और बात बोल देता हूँ, कंपनी को ये डिबेंचर्स रिडीम करने, वही पे करो, काम ख़त्म, तो आप कहीं वापस पेमेंट करना है। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट करना हो तो कि भाई रिडीम हो गए। ओके, कितना पैसा देना है वापस से? 1 लाख। अब कंपनी ने कहा नहीं, हम पैसा नहीं देंगे, हम तो इनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन है, क्या कंपनी को कोई एंट्री करने की ज़रूरत है? क्या बैलेंस शीट में से डिबेंचर हटाने पड़ेंगे और उसकी जगह क्या चाहिएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कंपनी को एक जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी और वो एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीस। नाउ एक और क्वेश्चन, क्या ज़रूरी है कंपनी जब अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करेगी तो, अच्छा ये इक्विटी शेयर कैपिटल में 1 लाख डालने का मतलब फेस वैल्यू पे, और मान लीजिए एक इक्विटी शेयर 10 रुपये का है फेस वैल्यू, तो मुझे ये बताइए कितने इक्विटी शेयर देने पड़ेंगे? 10,000। इसका मतलब 1000 डिबेंचर हैं, उसके बदले में कितने इक्विटी शेयर दे दिए गए? 10,000 इक्विटी शेयर। और मान लीजिए मेरे पास में इस कंपनी के 100 डिबेंचर थे, तो मुझे कितने शेयर मिलेंगे? 1000 शेयर्स मिल जाएंगे। ओके, हाँ नंबर्स अलग अलग हैं बट हाँ फेस वैल्यू आप कह सकते हो क्या है? सेम है। डिबेंचर 1 लाख की फेस वैल्यू के थे, इक्विटी शेयर भी 1 लाख की फेस वैल्यू के हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इक्विटी शेयर 10,000 ही दिए जाएंगे? इससे कम भी हो सकते हैं क्या? मतलब इक्विटी शेयर्स कंपनी कहेगी हम आपको देंगे तो सही बट प्रीमियम पे इशू करेंगे, पॉसिबल है?
या पार के बदले में पार ही होगा? पर डिबेंचर होल्डर नाराज नहीं हो जाएगा? है जी। तो देखो जी, अगर कोई कंपनी कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू करती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब डिबेंचर इश्यू किए जाएंगे उसका जो प्रोस्पेक्टस होगा उसमें सब चीज़ें लिखी हुई होगी कि ये कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं, आज से 3, 5, 7 साल बाद इनको क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। कन्वर्ट करते वक्त क्या दिया जाएगा वो भी स्पेसिफाइड होगा, किस रेट में दिया जाएगा वो भी सब क्या होगा, स्पेसिफाइड होगा। अब ज़रूरी थोड़ी है कि 100 रुपये का फेस वैल्यू का डिबेंचर था तो वापस इक्विटी शेयर की भी उतनी ही फेस वैल्यू दी जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। कब कंपनी ने कह दिया हम हमारा एक इक्विटी शेयर जो 10 रुपये वाला है वो हम इश्यू करेंगे 20 रुपये में, तो इसका मतलब 10,000 की जगह 5,000 इक्विटी शेयर ही देगी कंपनी। हाँ, आप कहेंगे डिबेंचर होल्डर को नुकसान हो जाएगा ना? देखिए, नुकसान कुछ नहीं होगा क्योंकि मार्केट में अगर उन शेयर की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, तो कोई लॉस होने वाला नहीं है। और सब्सक्राइब करते वक्त डिबेंचर उसमें लिखा हुआ था 20 रुपये में दिया जाएगा। अब फ़ायदा है नुकसान है सब आपका है। तो आप यहाँ पर हाँ, ये एंट्री में कोई मॉडिफिकेशन होगा क्या? या डिबेंचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए, अब मैं 5,000 शेयर दे रहा हूँ ऑफ 10 ईच, इशूड एट द रेट ऑफ 20। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 हो जाएगा और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, याद आया भाई? इसको चलो एक और इजी तरीके से मान लो, कंपनी का एक नई रिडम्पशन ले लो आप, तो डिबेंचर्स टू बैंक 1 लाख, डिबेंचर होल्डर के पास 1 लाख पहुंच गए, फिर कंपनी का 1 लाख हमको वापस भेज दो, हम आपको शेयर दे देते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स, बैंक डेबिट 1 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 50,000, ठीक है। अच्छा, नेट एंट्री हो रही है, ये समझ लो। तो आप फाइनली डिबेंचर जो दिए उसके बदले में जो इक्विटी शेयर दिए हैं वो पार पे भी हो सकते हैं कन्वर्जन, वो प्रीमियम पे भी हो सकता है। और कंपनी ने अगर इक्विटी शेयर्स प्रीमियम पे दिए हैं तो जो प्रीमियम लिया वो ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में, ठीक है। तो ये हुआ कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग जो हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। हाँ, बट ठीक है, जनरल सिंपल सी एंट्री है, ठीक है। भाई 11th-12th में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो किया ही था, अब ये समझ लो नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुआ, ना तो पैसा दिया ना आया, ठीक है। यहाँ पे सीधा डिबेंचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। अब सब, हाँ जी बोलो। कन्वर्जन डिस्काउंट पे हो सकता है पर इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे इशू करने की मनाही है कंपनीज एक्ट की, वॉट एवर इट में भी। ये इशू ही तो हो रहे हैं इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मैनी वेज, तो कैसे भी इशू करो, ठीक है, डिस्काउंट पे नहीं दे सकते। एक डिस्काउंट परमिटेड है कंपनीज एक्ट में, नहीं स्वेट इक्विटी नहीं, पूरा 100% डिस्काउंट देना है दे सकते हो, मतलब चिंदी काम नहीं, एक 10 का 9 में दिया, 8 में दिया, डिस्काउंट ही देना है तो पूरा 10 रुपया, विच इज़ कॉल्ड एज बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। बाकी पहले परमिटेड था 2013 से पहले 1956 वाले एक्ट में, अब इन्होंने कह दिया नहीं। हाँ, तो इसीलिए कन्वर्जन या तो किस पे होगा, पार पे या प्रीमियम, ओके। अब ये तो हुआ कंपनी की बुक्स में। अब मैं आपसे अब समझते हैं, अपना तो चैप्टर सामने वाला है, इन्वेस्टर, ठीक है। तो अब इन्वेस्टर ने डिबेंचर सब्सक्राइब किए, उसने उस वक्त एंट्री क्या कर दी, डिबेंचर्स ऑफ जो भी है एक्स लिमिटेड डेबिट टू बैंक, और मान लीजिए उसने तो खाली 10,000 के लिए, भाई जो भी थोड़े पूरे लेगा। कंपनी ने इशू कितने किए, 1 लाख के, मैंने कितने के लिए, 10,000 के। अब मेरी बुक्स में ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, ओके। अब ये डिबेंचर्स इस साल इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, तो क्या मुझे भी कोई एंट्री करनी पड़ेगी? हाँ, क्या करूं भाई? तो आप समझिए मेरे इन्वेस्टमेंट का नाम चेंज होगा, वो 11th-12th में करते थे ना,
डेटर्स असाइन टू क्रेडिटर्स, डेटर को कह दिया मेरे यहाँ मत आना पैसे देने, तेरे पड़ोस में वो मेरा सप्लायर रहता है उसी को दे देना। क्या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, वो बी आर एंडोर्स्ड, वैसा ही कुछ। तो अब यहाँ पे समझिए मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था डिबेंचर्स में, अब ये डिबेंचर्स नहीं क्या हो गए, शेयर्स हो गए हैं। तो अब क्या करना है, बस ये काट के शेयर लिख दो। हाँ, पर मैंने कहा था अकाउंट्स में काटा पीटा का कोई काम नहीं है, कुछ भी करना है तो एंट्री से होगा। तो हम एक एंट्री और कर देंगे, अब कौन सा, इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड डेबिट टू डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। हाँ, अमाउंट कितना, इक्विटी शेयर तो 5,000 के ही मिले, और 5,000 का लॉस हो गया बाई टू डिवेंचर, तो 10,000 लिख दूँ। हाँ, ये 5,000 और 5,000 पीएनएल अकाउंट में, या सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 5,000, 10,000 पूरा किस में, अच्छा इसमें। परचेज में प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, परचेज कहाँ किया मैंने, कन्वर्ट हुआ। और हम नोट पे कॉस्ट पे करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में परचेज, तो हाँ जी, सामान्य से कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर को जो डेबिट करना है अब वो 10,000 ही कर दो, कि हमारे तो डिबेंचर 10,000 के थे, भले ही उन्होंने 5 के दिए, 2.5 के दिए, 15 के दिए, नहीं। चलो बाकी लोग क्या कहना चाहते हैं, 5,000, कितने लोग कह रहे हैं 5,000, बाकी का 5,000 लॉस, कन्वर्जन में नुकसान, कन्वर्जन। मतलब आप कह रहे हो यहाँ पे 5,000 लिख दूँ और यहाँ लिख दूँ कुछ तो है हैं भाई, कुछ तो है अकाउंट डेबिट, मतलब जिसको अंग्रेजी में सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं क्या करें भाई। देखिए, अच्छा सपोज़ ये डिबेंचर्स हमने सब्सक्राइब नहीं किए प्राइमरी मार्केट से, सेकेंडरी मार्केट से ख़रीदे, तो क्वाइट पॉसिबल हमने 100 डिबेंचर सपोज़ 105 के हिसाब से ख़रीदे, तो मेरी कॉस्ट कितनी, 10,500 रुपये। अब बोलो अब क्या करूं, अब मैंने 10,500 में डिबेंचर ख़रीदे थे, अब ये शेयर्स में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए, तो अब टू डिबेंचर कितना करूं, 10,500 या 10,000, 10,500। कितने लोग बोलते हैं 10,500, इतना घबराते क्यों हो भाई। देखो ऊपर वाले ने बोला हुआ है आपको एक्स नंबर ऑफ मिस्टेक्स करनी है, ठीक है, अब वो आपकी चॉइस है, यहाँ करो या एग्ज़ाम में करो मैं जितना अपने आप को बचा के रखेंगे, नहीं नहीं गलतियाँ तो मैं आगे जाके ही करूँगा, तो बेटर है यही कर दो ताकि वो आगे के कोटा ख़त्म हो जाए गलतियों का, ठीक है। सो अंडरस्टैंड, लिसन केयरफुली नाउ। अगर आपने 10,500 में ये डिबेंचर ख़रीदे, अच्छा सुनिएगा, अगर आप कन्वर्टेबल डिबेंचर ख़रीद रहे हो, 100 डिबेंचर 10,500 में ख़रीद रहे हो, और ख़रीदते वक्त आपको पता है कि नहीं है कि ये 100 डिबेंचर आगे चल के, ठीक है, 500 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो था ना भाई 1,000 डिबेंचर के 5,000 दे रहे हैं, तो मेरे 100 डिबेंचर कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, 500 में। ये आप लोगों को ख़रीदते वक्त पता है कि नहीं है, पता ही है ना भाई, इट इज़ लॉ कहता भी है लेट द बायर्स बी अवेयर, ख़रीदने वाला आँख खोल के ख़रीदे, ठीक है, वो ये नहीं कह सकता कि बेचने वाले ने बेवकूफ़ बना दिया, ओके। तो अब आपको पता है कि मैं ये 100 डिबेंचर ख़रीद रहा हूँ 10,500 में, या आज से 2, 3, 4 साल बाद 500 शेयर्स में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, ओके। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ तो होगी कि 10,500 रुपये जो मैं डिबेंचर के दे रहा हूँ, ये एक्चुअली मैं डिबेंचर के नहीं 500 इक्विटी शेयर के दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई शोरूम में सेल लगी हुई है,
एक पे एक फ्री, ठीक है, कि एक शर्ट पे एक शर्ट फ्री। आप गए, कितने का शर्ट है, कि 2000 रुपये का, तो क्या हो गया, नहीं आप लेके आ गए अब, हाँ, तो एक 2000 वाला शर्ट आया, उसके साथ एक शर्ट फ्री आया। तो अब आप जब वो फ्री वाला शर्ट पहनते हो तो फ्री वाली फीलिंग रहती है, और जो 2000 वाला पहनते हो तो वो 2000 वाली फीलिंग रहती है, दोनों में 1000 वाली फीलिंग आती है। मतलब इंटरनल कैलकुलेशन तो यही होता है ना, इफेक्टिवली आई पेड 1000 पर शर्ट। तो वैसे ही अब आपने ये 10,500 रुपये दिए हैं, कहने को आप कह रहे हैं हमने डिबेंचर के दिए हैं, पर मालूम है यही आगे चल के क्या हो जाएंगे, शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली आप यही कहेंगे ये 500 शेयर्स जो हमने एक्वायर किए उसकी कॉस्ट कितनी है, 10,500 रुपये। मैं ये नहीं कह सकता 500 शेयर की कॉस्ट तो 5000 है, बाकी के जो एक्स्ट्रा पैसे दिए, ठीक है, वो कुछ तो है, वो कुछ भी नहीं है, वो शेयर्स का ही पैसा है। तो एंट्री सिंपली 10,500। भाई कुछ नहीं करना था, ये डिबेंचर अकाउंट को काट के क्या करना था, इक्विटी शेयर अकाउंट, बट अपने काटने का सिस्टम नहीं है, तो अपन एक एंट्री और कर दी, डिबेंचर अकाउंट क्लोज किया, और उसकी जो कॉस्ट थी दैट बिकम्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, होता है ना, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ, तो जो रॉ मटेरियल था वो एज इट इज़ किसकी कॉस्ट का पार्ट होगा, फिनिश गुड्स का। तो सही हमने डिबेंचर खरीदे, वो आगे चल के किस में कन्वर्ट हो गए, शेयर्स में। तो जो डिबेंचर की कॉस्ट थी दैट बिकम्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स सिंपली। हाँ, ये प्रीमियम, डिस्काउंट, ये सब किसके लिए है, कंपनी के लिए है। इन्वेस्टर के लिए तो खरीदते वक्त जो एक्स्ट्रा पैसा दिया, भाई 10,000 का 10,500 दिया, कंपनी तो कहेगी प्रीमियम लिया, इन्वेस्टर कहेगा मेरी कॉस्ट का पार्ट है। सस्ते में ख़रीदा तो उसकी कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई, कंपनी के लिए क्या हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू। तो ये डिस्काउंट प्रीमियम इश्यूअर के लिए है, खरीदने वाले के लिए जो पैसा दिया वो उसकी कॉस्ट है। अब वो शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, तो जो डिबेंचर की कॉस्ट थी दैट बिकम्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। वेरी सिंपल, क्लियर। तो 2 things we need to understand. First is cost of debentures will be cost of equity shares. कन्वर्जन पे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो सकता। सेकंड, डिबेंचर्स जो कन्वर्ट हुए उनकी फेस वैल्यू और इक्विटी शेयर्स जो मिले उनकी फेस वैल्यू अलग अलग हो सकती है। भाई डिबेंचर की फेस वैल्यू तो कितनी थी, 10,000, इक्विटी शेयर 500 मिले, 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले कितने, 5,000। वो अलग होने का कारण कन्वर्जन कंपनी पार पे नहीं करके प्रीमियम पे कर रही है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फेस वैल्यू सेम हो, वैसे भी कन्वर्ट हुए हैं तो शक्ल तो बदलनी ही चाहिए, शक्ल का मतलब फेस, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि फेस वैल्यू सेम हो, इट कैन बी डिफरेंट। भाई ये नहीं आपने कहा 10 गए 5 ही आए, ऐसा कैसे हो गया, क्लियर। आपने कहा 1 किलो सोना लेके गया, बोला 1 किलो उसके बदले में चांदी दे दो, वज़न सेम होना चाहिए, हैं, सामने वाला दे देगा पर आप तैयार हो क्या, हाँ नहीं होंगे ना। बल तो फेस वैल्यू कैन नॉट बी सेम बिकॉज रियल वैल्यूज़ आर डिफरेंट। तो इसलिए ये गलतफहमी मत पाल लेना कि वो 10,000 के डिबेंचर गए हैं तो शेयर भी 10,000 की फेस वैल्यू के आने चाहिए, वो हमेशा कम ज़्यादा हो सकते हैं। अब कन्वर्टिबल डिबेंचर्स भी 2 तरह के होते हैं, एक फुली कन्वर्टिबल, एक पार्टली कन्वर्टिबल। ओनली पार्ट ऑफ द डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड। अब सपोज यहाँ क्वेश्चन कह दे कि सिर्फ 30% डिबेंचर्स कन्वर्ट हुए, 70% तो बाद में होंगे, तो उस केस में हाँ ये 10,500 100% की कॉस्ट है, 30% कन्वर्ट हुए तो एंट्री भी मुझे किससे करनी है, 30%। तो 10,500 का 30% कितना हो जाएगा, 3150। ओके, तो डिबेंचर्स की जो कॉस्ट थी उसका 30% किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, इक्विटी शेयर। हाँ, बाकी का 70% अभी भी क्या रहेगा, डिबेंचर। ओके, अच्छा 30% कन्वर्ट हुए मतलब जो 100 डिबेंचर थे उसमें से ये समझ लीजिए 30 क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए, 70 अभी भी डिबेंचर्स पड़े हैं जो या तो आगे चल के कन्वर्ट होंगे या रिडीम होंगे। हाँ, मतलब कन्वर्जन भी टुकड़ों में हो सकता है, रिडम्पशन भी टुकड़ों में हो सकता है, सब पॉसिबल है। तो चलिए, कुल मिला के सिंपल सी एंट्री है
equity share investment debit to debenture investment, and cost of debenture investment will be cost of equity investment. कोई नया नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं. तो अब देखिए, भारत फाइनेंस लिमिटेड परचेज्ड ऑन 1st May 22 13.5% convertible debentures in glance of face value of 1 lakh at 105 rupees. हाँ, तो 105 रुपये के हिसाब से खरीदा. 105 के आगे पीछे लिखा नहीं है, कम है कि एक्स है. हाँ, कुछ नहीं कह रखा हो तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्स इंटरेस्ट. Interest on debentures is payable every year on March and September. Following were the other transactions with regards to these debentures carried by Bharat Finance in 2022. August 1, purchased rupees 50,000 debentures at 107 cum interest. October 31, sold 40,000 debentures at the rate of 103. हाँ, 103 के आगे कुछ लिखा नहीं, मतलब एक्स इंटरेस्ट. December 31, receipt of 2,000 equity shares in glance of 10 each in conversion of, हाँ कितने परसेंट कन्वर्ट हुए हैं, 20% ऑफ डिबेंचर्स हेल्ड. मतलब 100% कन्वर्ट नहीं हुआ है, सिर्फ 20%. तो हमारे पास जितने डिबेंचर होंगे उस दिन, उसकी जो कॉस्ट होगी उसका 20% किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, इक्विटी में. बाकी 80% वहीं रहेगा. मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स and equity shares in glance at the end of 2022 was respectively 96 and 15. अच्छा, ईयर एंड में अब मेरे पास डिबेंचर भी हैं और इक्विटी शेयर्स भी हैं, दोनों की मार्केट वैल्यू दे दी है, कंपेरिजन कर लेंगे. अकाउंटिंग ईयर ऑफ भारत फाइनेंस इज कैलेंडर ईयर, मतलब दिसंबर में ख़त्म होता है. और इंटरेस्ट की डेट क्या है भाई, मार्च और सितंबर. प्रिपेयर डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट. हाँ, कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट अकाउंट पूछा है, डिबेंचर वाला. इक्विटी शेयर वाला नहीं पूछा है तो नहीं बनाऊंगा. हाँ, अगर क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, तो फिर डिबेंचर वाला भी बनाना पड़ता और इक्विटी वाला. हो जाएगा, क्यों नहीं होगा. ये थोड़ा पास ऑन कर दो, वापस भेज देना आगे. हाँ, शुरू करिए भाई. है जी. हो गया मैम, क्लोज्ड. एक स्क्रिप्ट का नाम हम लिखेंगे 13.5% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ, तो अपने आप हो गया. हाँ, बनाओ भाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट. यहाँ सारे एसी बंद कर दिए. 13.5% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ, क्या नाम है, ग्लैंस लिमिटेड. हाँ, हाँ जी, बनाइए फटाफट फॉर्मेट. डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट. हाँ जी, शुरू करिए. सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस है क्या, तो पहला वर्किंग नोट परचेज का.
हाँ, वर्किंग नोट नंबर 1 कौन सी तारीख को खरीदा भाई? 1 मई परचेज। हाँ, परचेज में दो ही चीज़ें चाहिए अपने को, अक्रूड इंटरेस्ट एंड हाँ, कितनी फेस वैल्यू खरीदा है भाई? 1,00,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट 13.5%। हाँ, 1 मई तक कितने महीने हो चुके हैं? ब्याज की डेट क्या है? मार्च और सितंबर है, तो मई से पहले क्या गया था? मार्च। 31 मार्च से 1 मई, 2 महीने, 1 महीना ही हुआ है। हाँ, 1125। हाँ, फिर एक्स इंटरेस्ट 1,00,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 100, क्या रेट में ख़रीदा भाई? 105। कुछ बोला नहीं है तो एक्स इंटरेस्ट ही मानेंगे इसको। 1,05,000। तो पोस्टिंग क्या 2022 है ना? May 1 to बैंक, फेस वैल्यू 1,00,000। हाँ, इंटरेस्ट 1125, एक्स इंटरेस्ट 1,05,000। हाँ, इंटरेस्ट अब सितंबर माना है। हाँ, उससे पहले देख लीजिए अगस्त में एक और परचेज है, तो सेकेंड वर्किंग नोट August 1 परचेज, अगेन अक्रूड इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट। हाँ, कितना? 40,000 रुपये है ना? 50,000 का परचेज किया, 13.5%। हाँ, 1 अगस्त तक कितने महीने हो गए भाई? मार्च के बाद 4 मंथ्स, 2250। हाँ, एक्स इंटरेस्ट 50,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू क्या रेट में ख़रीदा भाई? 107। कम इंटरेस्ट है तो माइनस 2250। 51,250। पोस्टिंग August 1 to बैंक, फेस वैल्यू 50,000, ये 2250, ये 51,250। हो गया यहाँ तक। उसके बाद अक्टूबर में सेल है, बट उससे पहले सितंबर में इंटरेस्ट रिसीव होएगा, तो थर्ड वर्किंग। हाँ, सितंबर 30 इंटरेस्ट। हाँ, फेस वैल्यू का बैलेंसिंग फिगर 1,50,000, 13.5%, 6 मंथ्स। क्या हो गया? कुछ गलत है क्या? 10, so 10,125 रुपीज़। क्या कोई डाउट? पोस्टिंग September 30 बाय बैंक, इंटरेस्ट वाले कॉलम में 10,125। सितंबर 30 के बाद हाँ, नेक्स्ट क्या है भाई? October 31 देयर इज़ अ सेल, तो वर्किंग नोट नंबर 4 October 31 सेल। हाँ, अक्रूड इंटरेस्ट,
एक्स इंटरेस्ट और कॉस्ट, तीन चीज़ें चाहिए सेल में। हाँ, कितने का बेचा है भाई? 40,000 रुपये का, 13.5%। हाँ, 31 अक्टूबर का मतलब एक महीना ही हुआ है, सितंबर के बाद 450 रुपीज़। हाँ, एक्स इंटरेस्ट ₹40,000 अपॉन 100 इंटू क्या रेट में भाई? 103 के बारे में कुछ बोला नहीं है, एक्स ही आएगा सीधा, 41,200 रुपीज़। हाँ, कॉस्ट मेथड क्या दिया है भाई? कोई नहीं दिया है तो वेटेड एवरेज हमेशा। हाँ, सेल तो पहले कोई थी नहीं, वेटेड एवरेज तो आप कहेंगे न्यूमरेटर में तो कॉस्ट का बैलेंसिंग फिगर, डिनोमिनेटर में फेस वैल्यू का बैलेंसिंग फिगर इनटू फेस वैल्यू सोल्ड 41,667 लॉस आएगा। 41,200 में सेल किया है, कॉस्ट 41,667 थी, लॉस 467। बातें नहीं भाई। October 31 by bank, face value 40,000, interest 450, ये 41,200 एंड बाई लॉस जो पीरियड में ट्रांसफ़र होगा कितना? 467। नाउ December 31, 20% डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए। तो आप अपने को कन्वर्जन वाली एंट्री अभी अपन ने डिस्कस करी थी। इक्विटी शेयर्स ऑफ क्या कंपनी का नाम है? ग्लांस लिमिटेड डेबिट टू डिबेंचर्स ऑफ ग्लांस लिमिटेड। तो इसका मतलब यहाँ पे एक पोस्टिंग आ जाएगी, बाई इक्विटी शेयर्स ऑफ ग्लांस लिमिटेड। और बहुत आसान है, 20% कन्वर्ट हुआ ना, आप तो क्या करो, फेस वैल्यू का 20% लिख दो जो बचा हुआ है, कॉस्ट का बैलेंसिंग फिगर का 20% लिख दो, अपने आप फेस। अच्छा, कन्वर्ट होने का मतलब सिर्फ कॉस्ट 20% शिफ्ट नहीं होगी, फेस वैल्यू भी तो कम होगी। ये नहीं एक डिबेंचर तो होते ही होते हैं, बस उसके बदले में इक्विटी शेयर मिलते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसी कोई कंपनी बेवकूफ़ नहीं होगी कि डिबेंचर तो होते ही रहेंगे और इक्विटी शेयर और मिलते जा रहे हैं, फिर तो बोनस हो गया वो। तो अगर एक डिबेंचर कन्वर्ट हुए हैं 20%, तो डिबेंचर की फेस वैल्यू 20% कम होगी, इक्विटी शेयर्स और उसकी कॉस्ट भी 20% कम होगी, और जो कॉस्ट 20% कम होगी यहाँ से, वो इक्विटी शेयर की क्या हो जाएगी? कॉस्ट हो जाएगी। तो अपने को तो अब कैलकुलेटर पे पहले इन दोनों के क्या करने हैं? बैलेंसिंग फिगर निकालने हैं और उसका 20% कर देना है, सिंपल। हाँ, फेस वैल्यू में, और इधर 917। हाँ, पर अपन इसका वर्किंग नोट बनाएंगे क्योंकि उसके नंबर होंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 5, December 31 कन्वर्जन। हाँ जी, देखिए मैं इस तरह से एक वर्किंग नोट बना रहा हूँ, फेस वैल्यू और कॉस्ट। बैलेंस ऑन December 31, मेरे पास कितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर्स पड़े हैं भाई? आपने कहा कैलकुलेटर पे निकाल लिया। हाँ, इससे पहले आपने कहा 1,10,000 के थे, 1 लाख प्लस 50 माइनस 40, ये लिख दिया। हाँ, कॉस्ट का मतलब अगेन बैलेंसिंग फिगर, दिस प्लस दिस माइनस दिस। हाँ, 1,14,058
3। तो हमारे पास 31 दिसंबर को बैलेंस इतना था डिबेंचर्स का। हाँ, तो देयरफॉर 20% जो कन्वर्ट हुआ, हाँ, उसका अमाउंट कितना हो जाएगा 22,000, और इसका भी 20% 22,917। क्लियर? तो आप कन्वर्ट हो गए इतने, ये दोनों अमाउंट आ गए, ये हमने यहाँ पे क्या कर दी, पोस्टिंग कर दी। अच्छा, 22,000 के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स कन्वर्ट हुए। इक्विटी शेयर कितने मिले? 2,000 शेयर ऑफ 10 ईच कितना हुआ? 20,000। ये मैंने आपको कहा ही था, फेस वैल्यू सेम मिले कोई ज़रूरी नहीं है। आपने कहा डिबेंचर तो गए 22,000 की फेस वैल्यू के और इक्विटी शेयर 20,000 की फेस वैल्यू के मिले हैं, वो अलग अलग होगा। उसका कारण एक ही है, कन्वर्जन किस पे हुआ? प्रीमियम पर। डिबेंचर कंपनी ने अपने शेयर किस पे दिए हैं? प्रीमियम पे। तो इसलिए यहाँ तो फेस वैल्यू ज़्यादा गई, उधर कम आई। अच्छा, एंट्री में ये नहीं आता है। ये हमारा कौन सा कॉलम है? डमी कॉलम है, क्वांटिटी कॉलम है, जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। एंट्री में तो ये अमाउंट आता है, और ये अमाउंट तो बराबर चल ही रहा है भाई, ये वाला 22,917। अगर मैं कहूँ इसकी एंट्री करिए तो इन्वेस्टमेंट, इक्विटी शेयर डेबिट टू डिबेंचर जो होगा, ये कौन सा अमाउंट से होगा? 22,917 से। फेस वैल्यू इधर कम करनी है, उधर बढ़ानी है, वो क्वांटिटी का मेजरमेंट हमेशा क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। जैसे होता है ना भाई, रॉ मटेरियल 100 किलो इंपोर्ट किया, फिनिश गुड्स का वजन क्या आपने कहा तो 80 किलो ही है, तो कम ज़्यादा तो हो ही सकता है। वैसे ही डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट किए, फेस वैल्यूज़ कैन ऑलवेज बी डिफरेंट। तो ये पोस्टिंग हो गई कौन सी तारीख को? दिसंबर 31। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डिबेंचर्स जो कन्वर्ट हो गए, हाँ, 1,10,000 में से 22,000 के डिबेंचर कन्वर्ट हो गए। कन्वर्जन मीन्स रिडम्पशन, कंपनी की तरफ से डिबेंचर ख़त्म। अब आगे से कंपनी जो ब्याज देगी वो 1,10,000 पे नहीं देगी, 22,000 कम करके जितना भी बचता है, कितना? 88,000 उस पर ही देगी। ये तो चलो आगे की बात हुई। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जो 22,000 के कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है, इन पे लास्ट कंपनी ने ब्याज कब दिया था? सितंबर में। अगला ब्याज का तारीख कब आएगा? मार्च। और ये कन्वर्ट कब हो गए? दिसंबर। तो इन 22,000 रुपये, 22,000 के डिबेंचर्स पे दिसंबर तक का ब्याज जो 3 महीने का होता है, पहला क्वेश्चन, देने की ज़रूरत है या नहीं है? देना पड़ेगा कंपनी को, या कंपनी कहेगी अब क्या है, कन्वर्ट कर दिया ना? तो आप कहेंगे जितने महीने डिबेंचर थे वहाँ तक का तो ब्याज देना ही पड़ेगा। बाद में इक्विटी शेयर हो गए तब आगे डिविडेंड की लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है, बट जब तक वो डिबेंचर थे वहाँ तक का ब्याज देना पड़ेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। अब कब देना है? 31 दिसंबर को देना है, जिस दिन कन्वर्ट हुआ, या जब अगली ड्यू डेट आएगी 31 मार्च, उस दिन दे देंगे। तो सुनो भाई, दोनों ही इंस्टेंसेस सही है, वो कंपनी की चॉइस पर है, प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा था। हाँ, जनरली इट विल बी पेड ऑन सेम डेट। रीज़न फिर आगे का ही ध्यान रखना पड़ेगा। जो स्टोरी यहाँ ख़त्म हो गई डिबेंचर की, उनका ब्याज भी यहीं पे किया, काम ख़त्म हुआ, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट अजम्पशन यही रखेंगे कि जिस दिन कन्वर्ट हुआ उस दिन उन डिबेंचर्स का ब्याज निपटा दो। इसका एक और कारण है, आपने कहा नहीं अभी रहने दो, बाद में देख लेंगे। अच्छा, अपने वर्किंग नोट की आदत क्या है? 31 मार्च जैसे ही आएगी आप कहेंगे यहाँ ब्याज, अपनी आदत क्या रहेगी? फेस वैल्यू का बैलेंस निकालो। वो बैलेंस निकालते वक्त देश प्लस देश माइनस देश कर दोगे, जबकि 22,000 पे भी क्या करना था? अच्छा, वो भी 6 महीने का नहीं, कितने महीने का? 3 का। तो बाद में जाकर के गलती होने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसलिए अपने लिए तो बेटर अजम्पशन क्या है, जिस दिन कन्वर्ट हुआ उसी दिन ब्याज भी पे कर दो, झगड़ा ख़त्म। तो इसी में एक अगला वर्किंग नोट हमारा और हो जाएगा इसी के अंदर। हाँ जी बोलो। कंपनी रिडम्पशन की रेट तो कुछ भी हो सकती है ना, कोई मना थोड़ी है।
6 महीने का थोड़ी देगी, 3 महीने का ही देगी ना। सपोज आपने बैंक से लोन लिया, ड्यू डेट अभी 4 महीने बाद है, पैसे आज आपके पास इकट्ठे हो गए हैं, तो क्या करना चाहिए? ब्याज बचाने के लिए तो आज ही देना चाहिए। तो कंपनी के पास भी पैसा है तो क्यों नहीं, ठीक है। हाँ जी, सो इंटरेस्ट ऑन कन्वर्टेड डिबेंचर्स लिख लीजिए, 22,000 इंटू 13.5% इंटू 3/12, 743 रुपीज़। तो December 31 बाय बैंक 743। ठीक है, ये ख़त्म हुआ। हाँ, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है भाई? अच्छा, कुछ है ही नहीं। अच्छा, कैलेंडर ईयर ही ईयर एंड है, मतलब अब 31 दिसंबर को अक्रूड इंटरेस्ट का भी काम करना है। तो नेक्स्ट वर्किंग नोट अक्रूड इंटरेस्ट। हाँ, वर्किंग नोट नंबर 6 एक्रूड इंटरेस्ट। हाँ, तरीका वही, 1 लाख प्लस 50 माइनस 40 माइनस 22 कितना, 88,000, 13.5%, 3 months, 2970 accrued interest 2970। हाँ, मार्केट वैल्यू भी दी हुई है, नहीं है क्वेश्चन में? मेरे तो है भाई। हाँ, तो मार्केट वैल्यू दिए थे। एक और वर्किंग नोट, वैल्यूएशन। हाँ, पहले कॉस्ट, कैलकुलेटर पे बैलेंसिंग फिगर निकालो भाई। नाइन 1,666। हाँ, अब इनकी मार्केट वैल्यू, हाँ कितना है अपने पास में, 88,000 रुपीज़ का है ना, डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 96, 84,480 लॉस। हाँ, ये तो मार्केट वैल्यू कम है। कॉस्ट है 91,667, मार्केट वैल्यू 84,480 है। हाँ, कितने का लॉस, 7186। तो 2 पोस्टिंग करनी पड़ेगी। बाई लॉस पिनल में जाएगा कितना, 7186, और बैलेंस कैरेड डाउन, फेस वैल्यू 88,000 और यहाँ 84,480। इधर ये इंटरेस्ट की इनकम निकाल लो, पीएल मीटर 10,913। कराएंगे वो भी करेंगे। हाँ जी, हो गया यहाँ तक। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। कुछ नहीं करना है, जिस दिन कन्वर्जन हुआ उस दिन दोनों के बैलेंसिंग फिगर निकाले, जितना परसेंट कन्वर्ट हुआ इधर लिख दिया। वर्किंग नोट ज़रूर इस तरह से बना देना है, और जो कन्वर्ट हुए उनका ब्याज उसी दिन, काम ख़त्म अपना, ताकि आगे की कैलकुलेशन में उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं रहे। हाँ, थ्योरी निकालो भाई। हाँ, पेज नंबर 4।
you'll find the heading. हाँ जी, मिल गया भाई हेडिंग, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, किताब में, ठीक है। देखिए, when debentures are converted into shares, cost of debentures will now become cost of equity shares. जो हमारे डिबेंचर की कॉस्ट थी वही हमारे इक्विटी शेयर्स की क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। इन केस ऑफ पार्शियल कन्वर्जन, जैसे इस क्वेश्चन में था 20% ही कन्वर्ट हुआ, द प्रपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स विल बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। हाँ, अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी कन्वर्जन की, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, मतलब वही इक्विटी शेयर का इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हुआ, डिबेंचर का इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया, और इसमें कोई फ़ायदा नुकसान नहीं होगा। हाँ, इसके बाद लिखो भाई अगले पेज पे ना जगह। हाँ, इंटरेस्ट on debentures converted, interest on debentures converted will be paid, वो पे करना पड़ेगा, will be paid till date of conversion। हाँ, उसका पेमेंट कब तक देना पड़ेगा, टिल डेट ऑफ कन्वर्जन, वहीं तक, उसके आगे उसका ब्याज लगना बंद हो जाएगा, टिल डेट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट पे कहाँ करना है, टिल डेट ऑफ कन्वर्जन तक। अब है देना किस दिन है, तो दोनों ही चॉइसेस हैं वैसे तो, आप कहेंगे अगली ड्यू डेट पे या जिस दिन कन्वर्ट हुआ उसी दिन, अपन बाय डिफ़ॉल्ट जिस दिन कन्वर्ट हुआ उसी दिन। तो आगे लिखिए, सच पेमेंट will be made on date of conversion itself, ठीक है। हाँ, अब एक नोट लिखो, दिमाग में बिल्कुल फिट रखना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे इधर तो फेस वैल्यू 22,000 गई, इक्विटी शेयर में फेस वैल्यू 20,000 ही आ रही है, वो अलग अलग हो सकती है। सो लिखो नोट, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कन्वर्टेड एंड face value of equity shares received and face value of equity shares received can be different, वो अलग अलग हो सकती है, बिकॉज उसका रीज़न क्या है, कंपनी ने कन्वर्जन किस पे किया हो, प्रीमियम पे, बिकॉज कंपनी माइट हैव कन्वर्टेड डिबेंचर्स एट company might have converted debentures and लिखे and issued shares at premium, ठीक है। रेफरेंस के लिए ब्रैकेट में लिख देना भाई, क्लास असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 3, वो इंटरेस्ट वाला था ना, इंटरेस्ट कहाँ तक का देना है। देखिए, तो ये अपने चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हुआ, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स बॉन्ड्स, जिस पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। सेकेंड पार्ट इज इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। ओके, तो अगर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी,
तो कोई फ़र्क नहीं है, जैसे डिबेंचर खरीदने की बेचने की एंट्रीज थी वैसे ही होगी। हाँ, इस क्वेश्चन में आप कहेंगे इक्विटी शेयर भी तो बने हैं, तो इसका अकाउंट बनाना है क्या? तो क्वेश्चन में देखो भाई कहा है क्या, क्वेश्चन ने मना किया है। मना कैसे किया है कि सिर्फ डिबेंचर का इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ, तो अपने जितना कहा है उतना ही बनाएंगे। हाँ, अगर कहता तो हम उसका भी अकाउंट बना लेते, इक्विटी शेयर ऑफ ग्लैंस लिमिटेड। आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर में कितने कॉलम होंगे, तो देखो डेट वाला कॉलम होगा सेम, पर्टिकुलर्स वाला भी होगा, फिर इनकी भी फेस वैल्यू तो होती है। हाँ, फिर इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, इक्विटी शेयर में इंटरेस्ट नहीं होता है, क्या मिलता है? डिविडेंड। तो हम इसकी जगह क्या अकाउंट बना देंगे? कॉलम डिविडेंड अकाउंट, और लास्ट में कॉस्ट वाला कॉलम तो ही, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के सेम ही है, बस इंटरेस्ट की जगह कौन आ गया? डिविडेंड। इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं पोस्टिंग करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 डिबेंचर्स ऑफ ग्लैंस लिमिटेड। हाँ, देखिए ये नॉन कैश था ना, अगर मार्केट से खरीदे होंगे तो 2 बैंक फेस वैल्यू। हाँ, सबसे खास बात यही है, 22,000 नहीं है इसके, जो फेस वैल्यू है वो, और कॉस्ट तो वही आएगी 22,917। अब एक स्लाइड मॉडिफिकेशन, हम इक्विटी शेयर्स में फेस वैल्यू के बजाय नंबर ऑफ शेयर्स लिखते हैं, क्यों? हमारे लिए ज़्यादा काम आता है। डिबेंचर में फेस वैल्यू क्यों? क्योंकि ब्याज की कैलकुलेशन करनी होती है, और यहाँ कोई ब्याज तो निकालना नहीं है, तो यहाँ फेस वैल्यू के बजाय, ठीक है, वी यूज़ द कॉलम नंबर ऑफ शेयर्स क्वांटिटी, ठीक है। तो ये 20,000 के बजाय 2,000 शेयर लिख देंगे, बात वही है, क्योंकि खरीदते बेचते वक्त नंबर ऑफ शेयर से कैलकुलेशन क्या होगी? फास्ट होगी। हाँ, आप कहेंगे डिबेंचर में भी तो ऐसा कर सकते थे ना, मेरे हाथ में होता तो ऑफकोर्स करा देता, पर पास होना सबसे ज़रूरी है, ठीक है। तो अपने जो इंस्टीट्यूट करती आ रही अपन भी वही करेंगे, फेस वैल्यू। और उसका एक लॉजिक भी है, ब्याज की कैलकुलेशन फेस वैल्यू पे करनी होती है, जबकि इक्विटी शेयर्स में तो नंबर से काम चल जाएगा। तो इट इज़ नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड एंड कॉस्ट का कॉलम। हाँ, क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, नहीं तो इस तरह से बनेगा। फिर आप कहेंगे इसकी मार्केट वैल्यू भी तो दी है, वो तो बैलेंस कैरेट डाउन में काम आ जाएगा। कितनी दी हुई है? 15 × 2000 कितना होगा? 30,000। तो खैर 22 पे ही रहेगा। मार्केट वैल्यू कम होती तो कम वाला लिख के क्या कर देते? लॉस प्रोवाइड कर देते, ठीक है। तो चलिए, खैर ये तो क्वेश्चन ने पूछा नहीं है तो अपन नहीं बना रहे हैं, बट दिस इज़ द फॉर्मेट। अब थोड़ा आगे डिस्कशन शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स डिबेंचर्स के क्वेश्चन के कंपैरिजन में बहुत आसान है। कारण, इसमें जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और डेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होती ही नहीं है, तो ख़रीदते वक्त एक्रूड इंटरेस्ट जो डिबेंचर्स में झमेला होता है वो इसमें होता ही नहीं है। इस मतलब जो खरीदते वक्त पैसा दिया सीधा इसी में आएगा, जो बेचते वक्त पैसा मिला पूरा सेल प्रोसीड्स, मतलब वहाँ एक्स और कम वाला झमेला ख़त्म। क्लियर? तो एकदम आसान हो गया, ठीक है भाई। कितना पैसा दिया, हाँ, ब्रोकरेज, ये वो टैक्सेस सब जोड़ी, दिस बिकम्स माई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ, यहाँ पर अब क्या होगा? कभी भी डिविडेंड आ सकता है, हाँ, कभी भी। हाँ, उसकी तारीख फिक्स नहीं है, उसकी रेट फिक्स नहीं है, तो अपने को अब समझना होगा डिविडेंड की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। आप कहीं उसमें क्या है, वो बाई बैंक डिविडेंड वाले कॉलम में आ जाएगा, पर कभी कभी डिविडेंड वाले कॉलम में नहीं आकर के कॉस्ट वाले कॉलम में आता है, ठीक है। कब आता है वो सीखना है। दूसरा, इक्विटी शेयर्स में 2 चीज़ें और होती हैं कि आपने इस कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदे, 2 बैंक वाली एंट्री हो गई। कंपनी अपने इक्विटी होल्डर्स को फ्री में और शेयर दे सकती है, जिसको क्या बोला जाता है? बोनस शेयर्स। और पैसे लेकर के और दे सकती है, जिसको क्या बोला जाता है? राइट शेयर्स। सुने में दोनों नाम, राइट इश्यू एंड बोनस इश्यू। तो अब अगेन 2 एस्पेक्ट है। कंपनी अकाउंटिंग क्या करेगी वो अपना मैटर नहीं है, पर इन्वेस्टर जिसको बोनस में शेयर मिले, जिसको राइट में शेयर्स मिले हैं, वो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेगा, दैट वी नीड टू लर्न।
ओके। बट पहला काम, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट खरीदते बेचते वक्त कोई झमेला नहीं है। जितना पैसा आपने दिया खरीदते वक्त और बेचते वक्त जितना पैसा मिला, वो पूरा का पूरा कॉस्ट वाले कॉलम में ही आएगा। उसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं करना है कि इसमें इंटरेस्ट मतलब डिविडेंड कितना है एंड कॉस्ट कितना है। एवरीथिंग गोज़ टू कॉस्ट कॉलम। ओके। हाँ, इवन आपने कहा खरीदते वक्त डिविडेंड का पैसा भी दिया है, तो मैंने अभी कहा कॉस्ट में डाल दो। बाद में जब डिविडेंड मिलेगा कॉस्ट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हिसाब बराबर हो गया ना। हाँ, वो कब करना है, क्यों है, इसका रीज़न, वाई डिफरेंस इन अकाउंटिंग। आपने कहा यहाँ पे भी तो ऐसा कर सकते थे, खरीदते वक्त ब्याज दिया इधर ही डाल दो कॉस्ट में, फिर जब मिलेगा तो बाई बैंक इधर नहीं लिख के इधर लिख देंगे, ठीक है। पर डिबेंचर में ऐसा नहीं करेंगे और इक्विटी शेयर में ऐसा करेंगे। देयर इज़ अ रीज़न बिकॉज ऑफ द लीगल प्रोविजंस। ओके। बट वन थिंग इज़, अपने लिए आसान हुआ, वर्किंग नोट की भी शायद ज़रूरत नहीं रहे। खरीद तक जितना पैसा दिया अगर कॉस्ट में डालना है तब तो आप कहेंगे वर्किंग नोट भी क्यों बनाऊँ। वर्किंग नोट यहाँ तो ज़रूरी था, क्यों, ब्याज कैलकुलेट करना था, एक्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। यहाँ तो जितना पैसा दिया पूरा कॉस्ट का ही है, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चन कह दे 2000 शेयर 5 रुपये में खरीदे, 50 रुपये में खरीदे, तो मैं या तो वर्किंग नोट बना लूँ या यहीं पे लिख दूँ टू बैंक कि 2000 @ 12 भाई, इतना सही अगर लिखना है तो। हाँ, चाहे इसको मैं नीचे वर्किंग नोट में लिखूँ, ठीक है। आप कहीं डिबेंचर में तो माथा पच्ची हो जाती, ये वाली कैलकुलेशन अलग है, ये वाली कैलकुलेशन अलग है, कहाँ इधर पर्टिकुलर्स में लिखेंगे। पर इक्विटी शेयर में तो मैं टाइम बचाने के लिए यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। क्वेश्चन कहते हैं 2% ब्रोकरेज दी, लो सब +2%। क्यों, जितना पैसा दिया हो मुझे सब क्या करना है, यही लिखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पढ़िए। अकाउंटिंग फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। Since equity shares do not have any fixed rate and fixed date of dividend, so there is no need to segregate the amount paid or received on purchase and sale of equity share investment। मतलब खरीदने वक्त बेचते वक्त कोई सेग्रीगेशन नहीं करना है। मतलब जितना पैसा दिया जितना मिला वो पूरा कॉस्ट वाले कॉलम में। अकाउंटिंग एंट्रीज, पहला इन्वेस्टमेंट खरीदा, एंट्री इन्वेस्टमेंट टू बैंक, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट में लिखो। हाँ, अब देखो उधर वाली एंट्री में तो क्या था, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, तो फ़र्क करना था। यहाँ तो जो पेमेंट किया टू बैंक वो पूरा का पूरा कॉस्ट है, ठीक है। तो अमाउंट वाले कैलकुलेशन उसमें लिख दो, अमाउंट पेड, अमाउंट पेड। हाँ, नीचे नोट डालिए। एंटायर अमाउंट पेड, एंटायर अमाउंट पेड, जितना पैसा दिया पूरा का पूरा, एंटायर अमाउंट पेड इंक्लूडिंग ब्रोकरेज एंड एक्सपेंसेस, including brokerage and expenses, including brokerage and expenses will be debited to cost of investment, will be debited to cost of investment। ठीक है। एग्ज़ाम में डिबेंचर वर्सेस इक्विटी शेयर्स, प्रोबेबिलिटी में इक्विटी शेयर्स का क्वेश्चन ज़्यादा आता है और कभी कभी थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव भी आ जाता है। सारे ही बना दो, एक ही क्वेश्चन में डिबेंचर भी खरीदवा देगा, बिकवा देगा, उसी में कहेगा चलो थोड़ा इक्विटी शेयर भी कर लेते हैं। हैं? नहीं नहीं, वो फिर क्या होता है, डिबेंचर में एक परचेज एक सेल दे दिया, छोटा हो गया। मतलब भाई वेटेज 10, हाईएस्ट 12, बस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का एक ही क्वेश्चन आएगा तो और कितना आएंगे भैया? नहीं नहीं नहीं, अभी देखो नए सिलेबस में पहली बार है, पेपर आने पे पता चलेगा। भाई पुराने सिलेबस में क्या था, 90% चैप्टर्स क्वेश्चन आने ही थे, ठीक है। अब एएस के पार्ट में भी पूछ सकते हैं
हो सकता है एएस का, अपन अभी एएस का पार्ट भी तो करना बाकी है ना अपने को, एक दिन वो भी पढ़ेंगे। अभी अपना एक पॉइंट पेंडिंग है, वो है रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो उसका क्वेश्चन एएस का ही बनता है, छोटा सा, बट वो काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। और एएस का क्वेश्चन फिक्स है 5 नंबर का। ओके, तो अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहो चाहे वो कहो, है सब एएस का ही पार्ट, पर प्रैक्टिकल आया तो प्रोबेबिलिटी 10 नंबर की रहती है, एएस का आया तो 5, और आएगा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि खूब सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट के पास चॉइस वाइड है। अब मैं पहले 200 नंबर में इतने चैप्टर पूछने थे, अब 100 में पूछने हैं, तो ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्या है भाई एंट्री सेकंड, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। हाँ, लिखो इसका नोट। टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर डिडक्टिंग, total amount received after deducting brokerage and expenses, after deducting brokerage and expenses। हाँ, नेक्स्ट नोट लिखो। हाँ, अब इन्वेस्टमेंट बेचे हैं तो प्रॉफिट लॉस भी होगा। हाँ, कुछ नहीं कह रखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट वेटेड एवरेज मेथड। तो एक नेक्स्ट नोट लिख लीजिए, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल विल बी कैलकुलेटेड, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड, यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। ब्रैकेट में लिख दो, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, कुछ नहीं कहे तो, और क्वेश्चन क्या दे फीफो, तो अपन फीफो लगा देंगे। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग अब थोड़े टाइम में इनकम टैक्स में चैप्टर करेंगे कैपिटल गेन्स, ठीक है, तो उस वक्त जाके कंफ्यूज मत होना। अकाउंट्स बाय डिफ़ॉल्ट वेटेड एवरेज, इनकम टैक्स एक्ट कंपल्सरीली फीफो है जी। मतलब वो नहीं है कि अकाउंट से पेपर में इनकम टैक्स याद आ गया और वो करके आ गए, ठीक है। तो दोनों अपनी अपनी जगह अलग अलग है जी। क्या हुआ? हाँ, पेपर अलग है और याद भी अलग अलग रखना है, ठीक है। हाँ जी, अब इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स में 3 चीज़ें अपने को बहुत अच्छे से समझनी है। वन इज ट्रीटमेंट ऑफ बोनस, देन राइट एंड देन डिविडेंड्स। ओके, चलो भाई कल करेंगे। अब होमवर्क लिखो, कौन सा पेंडिंग है होमवर्क वाला? अब 4 तक हो गया था ना, 5th क्वेश्चन ये होमवर्क में लिख लीजिए। हाँ, ये भी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वाला है, ठीक है।